नमस्ते, राधे राधे, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी पे। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो बुक आती है, बहुत चर्चित है मार्केट में भी और तैयारी करने वाली सभी छात्रों के पास आपको मिल ही जाएगा। तो 90% होंगे जिनके पास ये किताब अवेलेबल होगी ही। कुछ अपवाद ही होंगे 2-4-5% जिनके पास ये नहीं होगा। ठीक, शुरुआत करते हैं हम लोग। तो ये किताब हमारे पास होती ही है और अच्छी भी किताब है, गाइड है लेकिन ठीक है। आप यहाँ से रिवाइजन कर सकते हैं, अपना बेस तैयार कर सकते हैं। बस बात यह है कि इसे पढ़ें कैसे। शुरू करते हैं तो बीच में रुक जाते हैं, पूरा ख़त्म नहीं हो पाता है, या फिर देख के घबरा जाते हैं, चीज़ें याद नहीं होती हैं तो, क्योंकि ज़्यादा रहता है थोड़ा। तो अब हम पढ़ेंगे साथ में और जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट रहेंगी बताया जाएगा और आप सुनेंगे। सुन के आप पढ़ेंगे, सुनने के बाद आप बुक को पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें आसान लगने लगेंगी। हम टीचर से क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमारे पास बुक में तो सारी चीज़ें दी हुई हैं। हम इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि वो एक बार बता देते हैं तो फिर हम खुद से पढ़ते हैं तो वो आसान हो जाता है हमारे लिए। इसीलिए इसी तरह जब आप इसे सुन लेंगे और सुनने के बाद जब खुद से पढ़ेंगे तो आपको बहुत फिर आसान लगने लगेगी किताब। लगेगा अरे ये तो सुने ही थे हम। या फिर आपके पास किताब है तो आप वीडियो रखिए और मेज़ पे किताब रखिए, दोनों साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं, आप और हम। ठीक, तो ऐसे आपको करना है, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा, लेकिन 1-1 मिनट बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ध्यान से आपको पढ़ना है और क्लास को पहले ही शेयर कर दीजिए। ठीक, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है पद्य। पद्य में है हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। तो देखेंगे कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास था, पहले किसने लिखा, ये परंपरा कैसे विकसित हुई, किस पद्धति में लिखा गया। तो सबसे पहले हम यही सब चीज़ें देखते हैं। तो दिया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्शा द तासी ने किया। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे पहला प्रयास लिखने का फ्रेंच विद्वान थे गार्शा द तासी, उन्होंने ही किया है। तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की है, ध्यान देना है आपको। तासी ने अपनी पुस्तक की रचना किस भाषा में की है? फ्रेंच भाषा में। हर पॉइंट ही आपको ध्यान देना है, जो ध्यान देने वाला नहीं रहेगा वो मैं बता दूंगी, किसको छोड़ दीजिएगा। ठीक, सब ध्यान देना है। तो और सारी चीज़ें यहाँ पे दी भी गई हैं। तो चलिए आगे का दिया है कि तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी रखा है। यह जो पुस्तक है तासी की 2 भागों में है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ है। तो तासी की यह जो बुक है इस्तवार द ला लिटरेत्यूर, ये 2 भागों में है। पहले भाग का प्रकाशन 1839 में और दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ था। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। तो यह जो बुक है ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 में हुआ। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, यही तो टीजीटी 21 में पूछा था कि जो तासी का ग्रंथ है इसका दूसरा संस्करण कब आया। तो इसका दूसरा संस्करण आता है 1871 में। तो आपको समझना है इनका इतिहास 2 भागों में है। पहला भाग 1839 में, दूसरा 1847 में। लेकिन जो इसका दूसरा संस्करण आता है 1871 में, वो 3 भागों में है। तो क्लियर हुआ? चलिए आगे आते हैं। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है।
तो तासी ने अपनी पुस्तक जो इनकी है इसमें हिंदी और उर्दू के कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार दिए हैं। जैसे ए है तो ए लेटर वाले पहले कवि रहेंगे, बी है तो बी वाले फिर रहेंगे। तो वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग गारसादा तासी किए हैं। ठीक, पूछता है ये, तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। तो तासी के इतिहास ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। तो ध्यान देंगे इसे। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया, जिसका प्रकाशन 1952 में हुआ। तो तासी का जो ग्रंथ था ये तो फ्रेंच भाषा में लिखे थे। अब हिंदी भाषा में इसका कोई अनुवाद करेगा, तो हिंदी भाषा में इसका अनुवाद किया लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। कब किया? 1952 में। किस नाम से किया? तो हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। तासी की पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी में एंदुई के लिए हिंदवी हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। तो ये बताए हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। तो भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का है, जो हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। फिर है कि भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। तो भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का है। इसका प्रकाशन 1873 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। तो डेट भी आप इसका ध्यान देंगे, 1873। फिर आते हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। तो ध्यान देना है कि हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का दूसरा इतिहास ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण है शिव सिंह सरोज का, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, जो 1883 में लिखा गया। भाषा काव्य संग्रह 73 में लिखा गया है, लेकिन शिव सिंह सरोज 83 में लिखा गया है। लेकिन अधिकतर आप देखेंगे तो हमें यही मिलता है कि हिंदी भाषा में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज ही है। यहाँ महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह को ही बताया गया है। लेकिन अभी तक ऐसी परिस्थिति नहीं आई है कि विकल्प में ये दोनों आपको मिले हों, कहीं भी नहीं दिया गया है। शिव सिंह सरोज को देता है तो भाषा काव्य संग्रह विकल्प में रहता ही नहीं। आप प्रैक्टिस सेट में भी उठा के देखिए, प्रीवियस ईयर में भी उठा के देखिए, तो आपको शिव सिंह सरोज ही ध्यान देना है। ठीक, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 में हुआ। अब देखिए, शिव सिंह सरोज में 838 मतलब 1000 के आसपास 838 भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। तो अब हमने देख लिया महेश दत्त शुक्ल का, शिव सिंह सरोज का देखा और तासी का देखा। अब हम देखेंगे ग्रियर्सन का। तो सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। तो यहाँ से एक एक लाइन से प्रश्न बनता है, बना हुआ है। तो ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कब प्रकाशित हुआ? 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में। तो ये ध्यान देना है, पूछता है ये।
आगे आते हैं। फिर है कि जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। तो ध्यान दें, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है जॉर्ज ग्रियर्सन का। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। अब इनका भी ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा गया है तो इनका भी कोई अनुवाद करेगा। तासी का लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है, तो इनका डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 में हुआ। तो इन्होंने 1957 में किया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से, किशोरीलाल गुप्त ने। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। तो ध्यान देंगे, तासी ने वर्ण क्रमानुसार लिखा था पर ग्रियर्सन ने काल क्रमानुसार लिखा। यही अंतर है दोनों के इतिहास में। अब देखिए, विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया है। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में किया है। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। 16वीं 17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पूछा जाता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने माना है, तो अपने इतिहास ग्रंथ में भक्ति काल को स्वर्ण युग माने हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। सबसे पहले काल विभाजन भी करने का श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को ही दिया जाता है, तो ये भी ध्यान देना है हमें। तासी ने काल विभाजन नहीं किया था, ठीक, लेकिन ग्रियर्सन ने काल विभाजन किया था। अब आते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। तो मिश्र बंधुओं ने क्या लिखा? मिश्र बंधु विनोद लिखा। मिश्र बंधुओं में आते हैं तीन भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र। इन्हीं को मिश्र बंधु कहा जाता है। तो विकल्प में दे देता है कि कौन मिश्र बंधु नहीं है, चौथा दे देगा कृष्ण बिहारी मिश्र। तो कुछ लोग तो भटक जाते हैं, पर जो बार बार पढ़े हैं वो तो नहीं भटकेंगे। तो मिश्र बंधु 3 हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, ध्यान देना है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 में तथा चौथे भाग का प्रकाशन सन 1934 में हुआ। तो मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में है। पहला, दूसरा और तीसरा भाग 1913 में आता है और चौथा भाग आता है 1934 में। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है, लगभग 5000। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं।
तो अब हमने मिश्र बंधु का देखा, 1913 में प्रकाशित होता है, 4 भाग हैं, चौथा भाग आता है 1934 में। 4591 कवियों का वर्णन है और कवियों के सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। अब आते हैं हमारे शुक्ल जी, तो इनका देखेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। इसका जगह कोई नहीं ले सकता है, जो शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ है। शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ। तो इनका इतिहास कैसे प्रकाशित हुआ था? तो नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इन्होंने लिखा था। तो इसका पहले नाम हिंदी साहित्य का विकास था। जो हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी का है, इसका नाम पहले हिंदी साहित्य का विकास था और हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में उन्होंने ये लिखा था। तो इतिहास बना दिए भूमिका लिखते लिखते। तो इनका क्या हो गया? फिर बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, 1929 में प्रकाशित होता है। और शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया है। आचार्य शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा से अभिहित किया है। तो शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के इतिहास को क्या कहा है? कवि वृत्त संग्रह। शुक्ल जी ने लिखा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। फिर है कि शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। शुक्ल जी ने जो साहित्य इतिहास की परंपरा को आलोचना से अलग किया और इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। शुक्ल जी ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया है। तो ये ध्यान देना है हमें कि 900 वर्षों के इतिहास को शुक्ल जी ने 4 सुस्पष्ट कालखंडों में बांटा है। चलिए देखते हैं। फिर है, शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। तो शुक्ल जी ने भक्ति काल को कितनी शाखाओं में बांटा है? 4 भागों में। तो आता है अब हमारा भक्ति काल, मतलब भक्ति काल जो बांटे हैं वो दिखाया गया है यहाँ डायग्राम पे। भक्ति काल है, भक्ति काल के 2 भेद हैं, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण में आते हैं 2, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, और सगुण में आ जाएगा राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो शुक्ल जी भक्ति काल को 4 भागों में बांटे हैं, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। ठीक। शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार
कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पे उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। तो ये ध्यान देना है, शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी है। एडविन ग्रिप्स महोदय ने सन 1917 में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। तो ये ध्यान देना है कि ये पूछा जाता है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसने लिखा? एडविन ग्रिप्स ने। कब लिखा? 1917 में। ये संक्षिप्त इतिहास लिखे हैं ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, एडविन ग्रिप्स। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए हैं एडविन ग्रिप्स ने। अब आता है FEK आते हैं। सन 1920 में FEK ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। तो ध्यान देना है आपको, FEK ने 1920 में लिखा और पादरी एडविन ग्रिप्स ने 1917 में लिखा। ग्रिप्स में स्केच आएगा और FEK में हिस्ट्री आएगा, तो दोनों को आप ध्यान देंगे। फिर है तज़किरा-ए शुअराए हिंदी 1848 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी के 62 कवि हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। तो तज़किरा-ए शुअराए हिंदी 1848 ईस्वी में मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा है। आपको बस इसके बारे में इतना ही ध्यान देना है, इसके अलावा कुछ नहीं ध्यान देना है। इसमें हिंदी के 62 कवि हैं, ये ध्यान दे सकते हैं। तो आप तज़किरा-ए शुअराए हिंदी के केवल लेखक याद करिए, मौलवी करीमुद्दीन। ठीक, क्या पूछेगा, क्या पूछ सकता है, ये हमें पता होना चाहिए, हमें सब चीज़ नहीं रटनी है। अब आते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की, क्रमशः हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में। हजारी ने 3 इतिहास ग्रंथ लिखा है। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, दूसरा है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में, तीसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। तीनों रचनाएं याद होनी चाहिए, तीनों का डेट। भूमिका तो 40 में है, बाकी तो दोनों 52 में है। द्विवेदी जी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखा। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास वर्मा जी ने लिखा। इसका प्रकाशन होता है 1938 ईस्वी में। पर इनके ग्रंथ की विशेषता ध्यान देनी है कि डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी, इस डेट को आप ध्यान देंगे कि 693 से 1693 ईस्वी तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। ये केवल भक्ति काल तक ही लिखे हैं, आदिकाल भक्ति काल, उसके आगे ये नहीं लिखे हैं। 693 से 1693। राम कुमार वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरणों में बांटा है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी स्वीकार किया है। तो आपको ध्यान देना है, हिंदी के पहले कवि तो सरहपा हैं, लेकिन राम कुमार वर्मा हिंदी के पहले कवि स्वयंभू को मानते हैं और राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं 693 ईस्वी से। ठीक, आगे आती है नागरी प्रचारणी सभा का इतिहास।
नागरिक प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। तो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से निकलता था। कितने खंड ध्यान देना है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 18 तो नहीं होगा, 16 खंड हैं। अनेकानेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन कार्य किया है जो कि अग्रांकित है। तो देखिए 16 खंड हैं और प्रत्येक खंड का नाम भी दिया है और उसके संपादक भी दिया है। तो सभी खंड आपको नहीं याद रखना है, कुछ खंड जो मेन है उनको आपको ध्यान देना है। जैसे पहला खंड तो याद होना चाहिए, हिंदी साहित्य की पीठिका, संपादक डॉक्टर राजबली पांडे। दूसरा भी याद होना चाहिए, हिंदी भाषा का विकास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तीसरा है आदिकाल, पंडित करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह, नहीं पूछेगा ये। चौथा है भक्ति काल, निर्गुण भक्ति, परशुराम चतुर्वेदी। पांचवा है भक्ति काल सगुण भक्ति, देवेंद्र नाथ शर्मा व विजेंद्र स्नातक इसके संपादक है, ये भी नहीं पूछेगा। पहला दूसरा आपको बस ध्यान देना था, फिर आगे ध्यान देने लायक होगा तो मैं बता दूंगी। बाकी ये सब पढ़ लेना है पर ये सब पूछेगा नहीं। छठा अध्याय है रीतिकाल रीतिबद्ध, डॉक्टर नगेंद्र का। सातवां है रीतिकाल रीतिमुक्त, इसके संपादक हैं भगीरथ मिश्र। आठवां है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, भारतेंदु काल, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। तो आठवां थोड़ा सा ध्यान देना है, ऐसे पूछेगा आपको कि हिंदी साहित्य की पीठिका के संपादक बताइए, हिंदी भाषा के विकास का संपादक बताइए, तो ऐसे प्रश्न बनता है। तो हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान का संपादक भी पूछ सकता है विनय मोहन शर्मा। नवा है द्विवेदी काल, इसके संपादक हैं सुधाकर पांडे। 10वां है उत्कर्ष काल, इसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। 11वां है उत्कर्ष काल नाटक, सावित्री सिंह व दशरथ होजा इसके संपादक हैं। 12वां है कथा साहित्य, ये ठीक ठाक है, पूछ सकता है, इसके संपादक हैं निर्मला जैन। फिर है 13वां है समालोचना निबंध और पत्रकारिता, इसके संपादक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 14वां है अद्यतन काल, इसके संपादक हैं डॉक्टर हरवंशलाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया, ये भी नहीं पूछेगा। 15वां है आंतर भारतीय हिंदी साहित्य, डॉक्टर नगेंद्र और राहुल संकेतियान इसके संपादक हैं। 16वां है हिंदी का लोक साहित्य, 16वां आपको ध्यान देना है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय इसके संपादक हैं। हिंदी का लोक साहित्य के संपादक कृष्णदेव उपाध्याय हैं। तो हमने 16वें भागों को देख लिया, 16 खंडों को। तो आपको ध्यान देना है किसको किसको, पहले को हिंदी साहित्य की पीठिका राजबली पांडे, हिंदी भाषा का विकास धीरेन्द्र वर्मा संपादक हैं। फिर ध्यान देना है आपको हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान विनय मोहन शर्मा। फिर कथा साहित्य निर्मला जैन इसके संपादक हैं 11वां। उसके बाद देना है 16वां हिंदी का लोक साहित्य कृष्णदेव उपाध्याय। ठीक, तो हमने देखा इतना, और इतना आप लोगों को समझ में आया ही होगा। आराम आराम से मैंने पढ़े भी हैं आप लोग, रिवीजन होगा, और जो नहीं पढ़े हैं तो उनकी स्टार्टिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक, तो ये सब आसान आसान चीज़ें हैं, बट इन्हें रिवीजन करते रहना है। कब क्या भूल जाए कोई ठिकाना नहीं, क्या गलती हो जाए पेपर में, लगा रहता है कि सब पढ़े हैं, आदिकाल क्या पढ़ना है, आदिकाल से आसान सा प्रश्न उठा लेता है, जब विकल्प दिखता है पेपर में तो वहाँ गलती होता है हमसे। पर वही आप रिवीजन किए हैं बार बार ना, तो कोई चांस ही नहीं है गलती होने का, भूल के भी गलती नहीं होगा वो। ठीक, तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और क्लास को शेयर करिए और कमेंट आप ज़रूर करिएगा। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में आपको बताना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं आपसे हम इसके अगले भाग में। ये क्लास प्रतिदिन आपको 10 बजे मिल जाएगी। 30 मिनट की बहुत महत्वपूर्ण क्लास डेली 10 बजे हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा, नहीं तो ऐसे भी चैनल पे नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो चलिए क्लास बंद करते हैं। आपको देखने के लिए धन्यवाद।